नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत प्रमुख पर्वत, यानी यूरोप महाद्वीप में जितने भी प्रमुख पर्वत हैं, जो मेन पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनकी लोकेशन कहाँ पर है, आसपास कौन से देश हैं, कितने देशों में विस्तार है, आसपास कौन से सागर या महासागर हैं, सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपके सामने वर्ल्ड मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको आज का टॉपिक समझ में और याद करने में आपको आसानी होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के मैप के बारे में कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा सागर कहाँ पर है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। देखो ये आपका देख पा रहे हैं आप, ये आपका पॉलिटिकल मैप है यूरोप का। ये थोड़ा सा गलत हो गया, अब देखें जरा इसको। इससे पहले जो हमने यूरोप पढ़ा हुआ है उसमें हमने गूगल अर्थ के माध्यम से समझा था कि कौन सा सागर है, यानी कि ब्लैक सी। भारत से आप बढ़ेंगे उत्तर पश्चिम की ओर तो कैस्पियन सागर आता है, फिर ब्लैक सी आता है, फिर भूमध्य सागर आता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कैस्पियन सी है, यहाँ पर ब्लैक सी आ गया आपका, ठीक है। और देख पा रहे हैं आप, ये ब्लैक सी है, नीचे एशिया है, यहाँ पर नीचे अफ्रीका है, ठीक। देखिए यहाँ पे ये नीचे यहाँ पर एशिया वाला पार्ट है, ठीक, ये वाला एशिया वाला पार्ट है, यह अफ्रीका वाला पार्ट है, इन दोनों के ऊपर यहाँ पर यूरोप है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पर ब्लैक सी है और यहाँ पर एजियन सागर है, यहाँ पर लोनियन सागर है ना। इसके बाद में देखेंगे आप यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो जो आपका भूमध्य सागर है इसके ऊपर यहाँ पर ये इटली वाला पार्ट है, यहाँ पर इटली है, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर नेपल्स की खाड़ी है, ठीक। और इसके बाद देखेंगे आप तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर स्पेन पुर्तगाल है, फिर यहाँ पर फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पर पोलैंड है, ठीक। इसके बाद में इसके ऊपर यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, ठीक। यहाँ पर नॉर्थ सी है। ऊपर आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर है। अब देखें आप यहाँ पर इंग्लिश चैनल के साइड में यहाँ पर नॉर्थ सी है, ठीक। यहाँ पर बाल्टिक सागर है। इन दोनों के ऊपर यहाँ पर नॉर्वे है, यहाँ पर स्वीडन है या फिनलैंड है, ठीक। बात क्लियर है। तो क्या पढ़ा हमने, ये आपका इटली हो गया, स्पेन पुर्तगाल फ्रांस जर्मनी, ठीक। उसके बाद तो आपका पोलैंड आ गया, फिर आपका यूके आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो नॉर्थ सी के बाजू में और यहाँ पर जो आपका नॉर्वेजियन सागर है उससे लगा हुआ यहाँ पर नॉर्वे है, यहाँ पर स्वीडन है, ठीक। तो जो देश हम आपको बता रहा हूँ मैं, इन्हीं देश के बारे में, इन्हीं देशों में जो पर्वतों का विस्तार है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैप में कौन सा देश कहाँ पर है यूरोप में, अगर आपको ये पता होगा तो आप हम जो पढ़ेंगे आज उसको समझने में आपको काफ़ी आसानी होने वाली है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आपके सामने मैप आ गया। अभी हमने देश पढ़ लिए थे, अब बात करते हैं कुछ पहाड़ पर्वत के बारे में। देखो मैंने आपसे कहा था कि जो थोड़ा देखें जरा इसको। देखो मैंने आपसे कहा था कि भैया यहाँ पर एशिया है और एशिया और यूरोप को अलग करने वाले दो सागर हैं, कैस्पियन सागर और ये आपका कैस्पियन सागर, और यहाँ पर ब्लैक सी है, ठीक। तो भैया कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के मध्य में यहाँ पर काकेशस माउंटेन्स हैं। कौन से काकेशस माउंटेन्स हैं, इनके ऊपर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर एशिया और यहाँ पर यूरोप। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाला एक माउंटेन है जिसका नाम है यूराल माउंटेन्स। क्या नाम है, यूराल माउंटेन्स, जो कि एशिया और यूरोप के मध्य में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है या फिर एशिया और यूरोप को अलग करता है, उसका नाम है यूराल माउंटेन्स, ठीक। और इसके नीचे यहाँ पर काकेशस पर्वत है, कैस्पियन और ब्लैक सी के मध्य में। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर भूमध्य सागर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर यहाँ पर इटली है, ये आपका इटली वाला पार्ट है, यहाँ पर फ्रांस वाला पार्ट है। तो फ्रांस और इटली के मध्य में यहाँ पर जो है ये जो पर्वतों का विस्तार है इनको बोलते हैं आल्प्स पर्वत। क्या बोलते हैं, आल्प्स पर्वत श्रेणी, ALPS आल्प्स पर्वत, ठीक। और देखिए यहाँ पर आल्प्स पर्वत के नीचे इटली में, यानी कि आल्प से लगा हुआ, आल्प से लेकर इटली के दक्षिणी बिंदु तक जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है एपेनाइस पर्वत। कौन सा, एपेनाइन, ठीक। तो काकेशस, यूराल, एपेनाइन
आल्प्स पर्वत, और देखो यहाँ पर स्पेन पुर्तगाल पढ़ा था हमने, तो स्पेन पुर्तगाल, तो स्पेन और फ्रांस के बीच में जो पर्वतों का विस्तार है उनको बोलते हैं पायरेनीस पर्वत। क्या नाम है? पायरेनीस पर्वत। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे आल्प्स पर्वत है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ग्रेट हंगारियन प्लेन है, ठीक। यहाँ पर कारपेंथियन माउंटेन्स है। इसके बाद यहाँ पर बाल्कन माउंटेन्स है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर नॉर्थ सी, यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर है। तो नॉर्वेजियन सागर से लगा हुआ यहाँ पर आपका नॉर्वे है, यहाँ स्वीडन है। तो नॉर्वे और स्वीडन में जिस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है उसको बोलते हैं जोलेन माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? जोलेन माउंटेन्स, KJOLEN माउंटेन्स, ठीक। तो भैया यूराल, काकेशस, एपेनाइन, आल्प्स पर्वत, पेरेनीस, उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया जोलेन। अब देखो जो आपका जर्मनी है, ये आपका दिख रहा है आपको जर्मनी, तो जर्मनी के दक्षिण पश्चिम में, ये फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट का पर्वत है जहाँ से डैन्यूब नदी का उद्गम होता है और जो ब्लैक सी में समाप्त होती है, ये आपको ध्यान होगा, ठीक। तो इतने पर्वत मेन है। और इसके अलावा इटली की यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर विसुवियस है, यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत है। आप बेसिकली इटली में इनके द्वीप में 3 ज्वालामुखी पर्वत हैं। यहाँ पर विसुवियस है, फिर यहाँ पे माउंट एटना है, यहाँ पर स्ट्रॉम्बोली है। 3 यहाँ पर्वत पड़ने वाले, ठीक। तो हो गया आपका क्लियर। तो जितने भी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने मैप होना चाहिए ताकि आपको समझने में, उसको ट्रैक करने में आसानी हो, ठीक। तो जो हमने पढ़ लिया है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसमें, अब देखिए ये आपके सामने एक और मैप है, कुछ इस प्रकार से देखिए। देखो आपके सामने एक और मैप आने वाला है, ये आपके सामने एक और मैप है। इसमें देखिए आप, हमने क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा कि ये आपका यहाँ पर यूराल पर्वत है, यहाँ पर एशिया है, यूरोप के मध्य में यूराल पर्वत है। फिर कैस्पियन सागर और ब्लैक सी के मध्य में यहाँ पर काकेशस पर्वत है जो कि इन दोनों के मध्य में है। इसके बाद में यहाँ पर इटली में एपेनाइन पर्वत है, यहाँ पर इटली के द्वीप में 3 ज्वालामुखी पर्वत हैं, ठीक है, माउंट एटना, माउंट विसुवियस और माउंट स्ट्रॉम्बोली। इसके बाद में यहाँ पर फ्रांस और इटली के मध्य में यहाँ पर आल्प्स पर्वत है, ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद में स्पेन और फ्रांस के बीच में यहाँ पर पायरेनीस पर्वत है, ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नॉर्वे और यहाँ पर स्वीडन है, तो नॉर्वे स्वीडन में यहाँ पर जोलेन पर्वत श्रेणी है, जो इसका विस्तार 2 देशों में है, नॉर्वे और स्वीडन में, ठीक। तो ये हमने बेसिक पढ़ लिया है। इसके बाद में जो बचा हुआ उसको आगे पढ़ लेते हैं। चलो अब इनके बारे में जो फैक्ट है उसको पढ़ लेते हैं। चलो सबसे पहला आपको जो पर्वत आ रहा है वो आपका है जोलेन पर्वत, जो कि कहाँ पर है? स्वीडन। और देखो जरा इसमें मैप पे देखिए कहाँ पर है, ये देखो, ये आपका नॉर्वे है, ये आपका स्वीडन है। और इन दोनों में उत्तर से दक्षिण की ओर जो पर्वत श्रेणी का विस्तार है उसको बोलते हैं जोलेन माउंटेन्स, KJOLEN, ठीक। ये नॉर्वे और स्वीडन में इसका विस्तार है। और देखो जरा इसमें लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति यहाँ से होती है, ठीक। तो इसका विस्तार कहाँ पे है? नॉर्वे स्वीडन में। और लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति यहाँ से होती है, ये इसके बारे में पर्याप्त है। चलो इसके बाद अगला है पिरेनाइज पर्वत, या इसको बोलेंगे पायरेनीज पर्वत, जो भी आप चाहें। तो देखो यहाँ पर स्पेन है, स्पेन पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस के बीच में जो पर्वत सीमा का निर्माण करता है उसको बोलते हैं पायरेनीज पर्वत, या स्पेन और फ्रांस के बीच में जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं पायरेनीज पर्वत, माउंटेन्स, ठीक। चलो इसके बारे में क्या है, तो भैया फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, ये इतना इसमें है। अब अगला आपका है सबसे महत्वपूर्ण आल्प्स पर्वत, ठीक। देखो ALPS, यहाँ पर इटली है, देख पा रहे हैं आप। तो इटली और फ्रांस के बीच में, यहाँ फ्रांस है, तो इटली और फ्रांस के बीच में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है आल्प्स पर्वत। बात क्लियर है? चलो देखो जरा इसमें, तो ये फ्रांस और इटली की सीमा बनाता है, ठीक। यहां से पो नदी का उद्गम होता है। देखो यहां से एक नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है पो नदी, देख पा रहे हैं आप। ये देखो यहां से, तो यहाँ पर वेनिस की खाड़ी है, बेसिकली यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ से आल्प्स पर्वत से पो नदी का उद्गम होता है, यहाँ पर लोम्बार्डी का मैदान है, और यहाँ पर एड्रियाटिक सागर में ये नदी अपना जल गिराती है, ठीक। तो ये आपका इसका हो गया। तो फ्रांस और इटली की सीमा बनाती है। इसके बाद देखें मोरदार पर्वत है। इसके बाद देखें आप ये
इसका जो हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है आपकी, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट ब्लांक। क्या नाम है इसका, माउंट ब्लांक। बेसिकली यहाँ पड़ता है ये फ्रांस के यहाँ पड़ता है, इधर इधर यहाँ पड़ता है, देख रहे हैं ये आपका है, ये आपका पर्वत यहाँ पर साइड में इसका पड़ता है विस्तार। यहाँ पे ये फ्रांस दिख रहा है आपको, ये फ्रांस है, फ्रांस से लगा हुआ यहाँ पर है माउंट ब्लांक, जो कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है, माउंट ब्लांक, जो कि फ्रांस में आता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन बनेगा कि माउंट ब्लांक कौन से देश में, तो इसका आंसर फ्रांस है। और किसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, तो उसका आंसर है आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में एपिनाइन पर्वत है, ये कहाँ पर आता है, इटली में आता है। देखो जरा उसमें कहाँ पर आता है, देखो यहाँ पर फ्रांस है, और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आल्प्स पर्वत का विस्तार है। यहाँ कौन सा है, यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आल्प्स पर्वत का विस्तार है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 से 8 देशों में विस्तार है इसका। और उसके बाद में इसके नीचे तो देखो जो आपका एपेनाइन पर्वत है, इसका विस्तार आल्प्स पर्वत से लेकर इटली के दक्षिणी बिंदु तक इसका विस्तार है, यहाँ तक इसका विस्तार है, ठीक। तो भैया आल्प्स पर्वत से इसकी शुरुआत हो रही है, आल्प्स पर्वत से इसकी शुरुआत हो रही है, और इटली के दक्षिणी बिंदु तक इसका विस्तार है। ये आपको क्लियर है बात, चलिए। और कहाँ पर आता है, इटली में आता है। चलो, तो भी इटली में इसका विस्तार है, आल्प से लेकर इटली के दक्षिणी बिंदु तक इसका विस्तार है। इसके बाद देखें आप, अगला आपका आता है ब्लैक फॉरेस्ट। ये कहाँ पर है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है। यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, यहाँ से डैन्यूब का उद्गम होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए जरा, इसमें जर्मनी जो है बेसिकली फ्रेंच, इसका मैप सबसे आखिरी में आएगा। चलो अब देखो आप जरा इसके बारे में फैक्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, तो जर्मनी के दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर इसका विस्तार है, यहाँ पर आपका है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। क्या है यहाँ पर, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे साइड में, इधर आपके फ्रांस वाले पार्ट में, यहाँ पर वासजेस पर्वत है। देखो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक, और फ्रांस में, इसके बाजू में फ्रांस है, तो फ्रांस में वासजीस पर्वत है, वासजेस पर्वत है। और एक नदी है जिसका नाम है राइन नदी, जिसका उद्गम होता है स्विट्जरलैंड से, इसका उद्गम होता है। फिर ये ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा में बहती हुई फिर ये देखो ऐसी आती है। इसके बाद ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य में सीमा का निर्माण करके ब्लैक फॉरेस्ट और वासजीस पर्वत के मध्य में जो भ्रंश घाटी है उसमें बहती हुई आगे बढ़ती है। उसके बाद में फिर ये जर्मनी के बाद में ये अंत में उत्तरी सागर में समाप्त होती है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि जो राइन नदी है, जो आपकी राइन नदी है बेसिकली वो जो आपकी रिफ्ट वैली में बहती है। तो इस रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में एक तरफ इसका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है और एक तरफ इसका वासजीस पर्वत है। जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो जर्मनी के दक्षिण पश्चिम में है, और जो आपका वासजीस पर्वत है वो आपके फ्रांस के पूर्वी क्षेत्र में है। और इन दोनों के मध्य में जो भ्रंश घाटी है वहां पर राइन नदी बहती है। क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है कि भैया राइन नदी किन दो पर्वतों के मध्य बहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजीस पर्वत के मध्य में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी का नाम है राइन नदी। ठीक, अब देखो इसके बारे में क्या फैक्ट है भैया। जर्मनी भ्रंश पर्वत है, बात क्लियर है। इसके बाद में राइन नदी का उद्गम यहीं से होता है, कहाँ से, इसके मतलब सॉरी यहाँ पे होता है। और वासजीस पर्वत फ्रांस में है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। राइन जो है वासजीस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। बात क्लियर है, चलो ये हमने समझ लिया। अब देखें जरा, अब देखो ये आपका ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, देख पा रही, ये ब्लैक फॉरेस्ट देख रहा है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, और ये वासजीस है, देख पा रही, वासजीस है। और इन दोनों के मध्य में जो नदी बह रही है, के मध्य में जिस नदी का बहाव हो रहा है उसको बोलते हैं राइन नदी। क्वेश्चन पूछा गया है कि राइन नदी किसके मध्य बहती है, ठीक, तो ब्लैक फॉरेस्ट और वासजीस। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बहुत सिंपल है। अब देखो अगला आपका है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत कहाँ पर है, अभी पढ़ा था हमने, ब्लैक सी और जो आपका कैस्पियन सागर है इसके मध्य में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है काकेशस पर्वत। देखिए जरा, देखो यहाँ पर कैस्पियन सागर यहाँ पर है और इसके यहाँ पर ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के मध्य में यहाँ पर काकेशस पर्वत का विस्तार है, और इसके जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप की भी
सबसे ऊंची। तो एशिया और यूरोप को, ये बेसिकली एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है यूराल की तरह। ठीक, अब देखें जरा, इसमें कैस्पियन और काला सागर के मध्य स्थित है। ठीक है, विस्तार रूस, अर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान में इसका विस्तार, 4 देशों में इसका विस्तार है। इसके बाद में इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एलब्रुज, जो कि आपकी आती है रशिया में, इसका विस्तार है। देखो आप जरा यहाँ पर, यह आपका रशिया वाला पार्ट है, रशिया का कुछ पार्ट यूरोप में आता है, कुछ पार्ट एशिया में आता है। ठीक, तो ये पार्ट यूरोप वाला है। तो जो आपका रशिया है, और रशिया के नीचे यहाँ पर कैस्पियन सागर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, जो आपका काकेशस वाला पार्ट है, ये रशिया में आता है। देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका रशिया का पार्ट है। तो जो काकेशस पर्वत की हाईएस्ट पीक है माउंट एलब्रुज, ये बेसिकली रशिया का पार्ट है जो कि यूरोप में आता है। ये आपको क्लियर है? ठीक, तो कभी आपसे पूछेंगे कि माउंट एलब्रुज, तो आपकी माउंट एलब्रुज है किसकी हाईएस्ट पीक है, तो आंसर क्या होगा? माउंट, तो आपका काकेशस पर्वत की हाईएस्ट पीक है किस देश में आता है, तो आपका आंसर होगा रशिया में ये आता है। ठीक, चलो, इसकी हाइट है 5642 मीटर। चलो, इसके बाद देखें यूराल पर्वत की बात करें, तो आपको जो यूराल पर्वत है बेसिकली एशिया और यूरोप के मध्य में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। इसके, ये देखो आप, यहाँ पर यूराल पर्वत है। ठीक, ये देखिए आप, कैस्पियन सागर के ऊपर यहाँ पर यूराल माउंटेन है, इसके इस तरफ एशिया, यहाँ पर यूरोप है। प्राचीन वलित पर्वतों का उदाहरण है, ये वलय से बना है, चट्टानों के टकराने से जो पृथ्वी पर जो वलय आया है उससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक, इसके बाद जैसे आपका हिमालय है, इसका हाईएस्ट पीक का नाम है नरोडनाया। क्या नाम है इसका? यहाँ का इसका विस्तार, यहाँ कहीं पे है, यहाँ पे आता है नरोडनाया। ठीक, क्वेश्चन क्या है? यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नरोडनाया इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? यूराल पर्वत की। ठीक, अब देखिए यूराल नदी यहीं से ही, इसका जो आपकी यूराल नदी है उसका उद्गम भी यहीं से होता है। ये आपको क्लियर है? चलो, इसके बाद देखें अगला आपका है विसुवियस पर्वत। मैंने आपसे कहा था कि इटली में जो द्वीप हैं वहां पर 3 मेन ज्वालामुखी पर्वत हैं, माउंट विसुवियस उनमें से एक है। ठीक, तो माउंट विसुवियस देखें आप, माउंट विसुवियस कहाँ पर आता है? देखो यहाँ कहाँ पर आता है, ये देखो आप जरा, ये देखो, ये इटली है, इटली के साइड में यहाँ पर नेपल्स की खाड़ी है, तो नेपल्स की खाड़ी में ही माउंट विसुवियस का विस्तार है। ये बेसिकली एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, चलो, नेपल्स की खाड़ी में इसका विस्तार है, ज्वालामुखी पर्वत है, और ये प्रसुप्त है, यानी 3 तरह का होता है। एक तो शांत होता है, जो कभी लंबे समय से शांत है और आगे भी शांत रहेगा। इसमें से लावा निकलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अगला आपका होता है प्रसुप्त, जो बहुत साल पहले इसमें से लावा निकला था, कि सक्रिय हुआ था, लेकिन बहुत लंबे समय से शांत है। ठीक, बहुत साल पहले इसमें से लावा निकला था, लेकिन ये बहुत लंबे समय से ये शांत है, लेकिन इसमें से निकलने की संभावना है, तो उसको बोलते हैं प्रसुप्त। तो आपको जो विसुवियस ज्वालामुखी है, ये बेसिकली प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। बहुत साल पहले इसमें हुआ था, विस्फोट हुआ था, अब इसमें बहुत लंबे समय से नहीं हुआ है, तो आपका ये हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक, तो आपको जो विसुवियस है, नेपल्स की खाड़ी इटली में आता है, और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। बात क्लियर है? चलो, इसके बाद देखें आप, इस प्रकार से ये है। ठीक, चलो, इसके बाद अगला आपका है एटना, माउंट एटना। ठीक, इसके बारे में देखो क्या फैक्ट है, कहाँ पर है ये, देखो। तो देखो भी आपका ये जो है आपका इटली है, इटली के साइड में यहाँ पर सिसिली द्वीप है। क्या है? सिसिली द्वीप। जो आपका द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है जो आपके चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको बोलते हैं द्वीप। ठीक, तो इटली के साइड में यहाँ पर सिसिली द्वीप है, और इसी द्वीप में साइड में यहाँ पर जो ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम है माउंट एटना। क्या नाम है? माउंट एटना। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें लगातार जो है विस्फोट होता रहता है, और लगातार इसमें जो आपका लावा है बाहर आता रहता है। सिसिली द्वीप इटली में इसका विस्तार है। ये ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय है ये, इसमें से लावा, ये धुआं इसमें से आता रहता है। ठीक, इसका जो विस्फोट होता रहता है। इसके बाद में स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली पर्वत माउंट, अरे यार ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये बेसिकली माउंट एटना नहीं है, माउंट स्ट्रोम्बोली है। ठीक है, तो गलत मिसप्रिंट हो गया इसमें, ये माउंट, ये आपका माउंट स्ट्रोम्बोली है। ठीक, चलो, इसको
मत ध्यान दीजिए आप, मेन आपका स्ट्रोम्बोली है, ये गलत प्रिंट हो गया। ठीक, चलिए तो इसका विस्तार देखो कहाँ पर है, ये देखो साइड में, यहाँ पर इटली, आप देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर माउंट आपको सिसिली, यहाँ पर ये आपका सिसिली द्वीप है, यहाँ पर माउंट एटना साइड में, यहाँ माउंट एटना है, यहाँ पर आपका विसुवियस है, और यहाँ पर द्वीप में यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर स्ट्रोम्बोली पर्वत है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पर्वत है। बात क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर आपका माउंट एटना है, यह विसुवियस है, इसके बिंदुओं के बीच में यहाँ पर आपका आता है स्ट्रोम्बोली पर्वत ज्वालामुखी। ठीक, चलो लेपारी, यहाँ पर लेपारी द्वीप है, देखो यहाँ पर जो आपका ना ये जो स्ट्रोम्बोली आप देखो यहाँ पर लेपारी द्वीप है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर नेपल्स की खाड़ी में विसुवियस है, माउंट एटना सिसिली द्वीप पर माउंट एटना है, और यहाँ पर लेपारी द्वीप पर जो है स्ट्रोम्बोली पर्वत का विस्तार है जो कि ज्वालामुखी पर्वत है। ये सक्रिय ज्वालामुखी एग्जाम्पल है। क्या ये सक्रिय ज्वालामुखी है? ये सक्रिय, इसमें भी लगातार जो है इसमें से लावा निकलता रहता है, ये भी इसमें विस्फोट होते रहते हैं। ठीक, तो विसुवियस जो आपकी है वो प्रसुप्त है माउंट एटना, और आपकी स्ट्रोम्बोली जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखें, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। बात क्लियर है? जो आपका भूमध्य सागर है उसके ऊपर इटली है, और उसी के बाजू में यहाँ पर 3 ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो जो आपका जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं, क्योंकि इसमें से लगातार लावा निकलता रहता है, और इस प्रकार से एक प्रकार से ये प्रकाश का काम करता है पूरे क्षेत्र में। जो बहुत दूर से जहाज आते हैं उनके लिए ये प्रकाश का काम करता है, ये दिशा दिखाने का काम करता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए, इसके साइड में तो यहाँ पर इसके साइड में टेरहेनियन सागर है, यहाँ पर आपका एड्रियाटिक सागर है, उसके साइड में भूमध्य सागर का विस्तार है। जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका है? ये क्षेत्र है भूमध्य सागर का। चलो अब देखिए जरा, इसमें इस प्रकार से इसमें विस्फोट होता रहता है, और इसी कारण यहाँ पर प्रकाश यहाँ पर होता रहता है। चलो अब क्वेश्चन ये है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? देखिए जरा, इसमें स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लेपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें हमेशा गैस निकलती रहती है, जिससे आसपास का भाग हमेशा चमकता रहता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो भैया आज हमने यूरोप के जो मेन पर्वत है उनको डिस्कस किया है, उनको पढ़ लिया है। अब देखो जरा यहाँ पर देखिए जरा, इसमें साइड में देखो, यहाँ देखो आप, यहाँ देख पा रहे हैं? अब ये देखो, ये कैस्पियन सागर यहाँ पर ब्लैक सी है, यहाँ पर आपका आता है भूमध्य सागर, और इसके ऊपर है ना, उसके साइड में यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक, यहाँ कहीं पे आपका आता है। ठीक, तो ये आपका इटली वाला पार्ट हो गया यहाँ पर, और इसी के साइड में ये देखो आप, ये आपका सागर यहाँ, ये आपका इटली वाला, देख रहा आपको, ये इटली, ये आपका इटली वाला पार्ट हो गया। और इटली के साइड में यहाँ पर आपका माउंट विसुवियस है, उस साइड में यहाँ पर माउंट एटना है, यहाँ पर माउंट एटना है, सिसिली द्वीप है, यहाँ पर स्ट्रोम्बोली है। ठीक, तो विसुवियस, स्ट्रोम्बोली और माउंट एटना 3 का विस्तार है, और इसी क्षेत्र में माउंट विसुवियस भी है, इसलिए जो है इसे भूमध्य सागर का, स्ट्रोम्बोली है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो आज हमने सारे पर्वत पढ़ लिए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैप से पढ़िएगा, तभी आपको याद करने में आसानी होगी और समझने में भी आपको आसानी होगी। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक आपसे स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। प्यार